ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सॉन्ग को देखते हैं, जिससे एक गार्ड कहता है कि हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और आंटी जी तुम्हें अब्रॉड भेजने वाली है तो तुम अब्रॉड जा सकती हो, पर उससे पहले तुम मुझे अपना सैलरी कार्ड दे दो और जब तुम ग्रेजुएशन करके 2 साल बाद वापस आ जाओगी तो मुझे 2 सन देना, जिससे मैं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकूं। सॉन्ग को तो उसकी बातें बड़ी ही अजीब लग रही होती है। गार्ड बहुत रूडली सॉन्ग से कहता है कि तुम पहली लड़की हो जिसे मैं 80 पॉइंट्स दे रहा हूँ और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, लेकिन सॉन्ग तो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। तो वो गार्ड उसके पीछे जाने लगता है। तभी कुछ आदमी सॉन्ग के आगे आ जाते हैं। सॉन्ग सोचने लगती है कि क्या ये आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इसके साथ इतने आदमी क्या कर रहे हैं। तभी वो एक प्लान बनाती है और कहने लगती है कि मैं कल ही अबॉर्शन करवा के आई हूँ तो मैं इतनी जल्दी तुमसे शादी नहीं कर सकती। जो सुनकर उस गार्ड को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और सॉन्ग सोचने लगती है कि इतने सारे लोगों के सामने मैंने इसकी बेइज्जती कर दी है तो अब तो ये डेफिनेटली मुझसे शादी नहीं करेगा। तभी गार्ड उसके ऊपर गर्म कॉफ़ी गिरा देता है। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम लू सूचेन है, जो कि लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो आकर सॉन्ग को बचा लेता है। सॉन्ग उसे पहले से जानती थी। सिचेन यहाँ पर उसे एक पेपर दिखाकर कहता है कि क्या ये मेरे लिए है, मुझे एक्सप्लेन करो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग सिचेन के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या आपको ड्राइवर की ज़रूरत है। सिचेन को ड्रग दिया गया था और वो हाँ कहता है। सॉन्ग ड्राइव करके उसे उसकी प्लेस पर पहुँचा देती है और सोचने लगती है कि ये तो हमारे सीनियर है। तभी वो नोटिस करती है कि सिचेन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वो उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सिचेन उसे पकड़ लेता है और उसके क्लोज जाने लगता है। सॉन्ग उसे रोकने लगती है। तभी सिचेन को भी एहसास होता है और वो खुद को कंट्रोल करने लगता है और सॉन्ग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जब वो खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद को बाइट कर रहा होता है तो ये देखकर सॉन्ग को बहुत ही बुरा लगता है। इस वजह से वो भी सिचेन के क्लोज चली जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में जब सॉन्ग उठती है तो उसकी बुक वापस करके वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में गार्ड कहता है कि तुम ही वो बुरे आदमी हो ना जिसने मेरी वाइफ को प्रेग्नेंट किया है। वाइफ सुनकर सीचन सॉन्ग से पूछने लगता है कि क्या तुम इसकी वाइफ हो, तो सॉन्ग उसे मना कर देती है। तो सीचन अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर उस सिक्योरिटी गार्ड को वहां से बाहर निकलवा देता है। सॉन्ग कहने लगती है कि उस दिन मेरा कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था। है कि तो फिर कैसा इंटेंशन था। सॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी, हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था। सिचेन तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग की मॉम आ जाती है और सिचेन को सुनाने लगती है कि तुम ही वो आदमी हो ना जिसने मेरी बच्ची को प्रेग्नेंट किया, और उसे अबॉर्शन के डॉक्यूमेंट दिखाती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग की सिस्टर इन लॉ कियान ने अपना अबॉर्शन सॉन्ग के नाम से करवाया था। तो सॉन्ग उससे पूछती है कि ये आपने क्यों करवाया। कियान बताती है कि तुम्हारी मॉम ब्राइड प्राइस के तौर पर मुझसे एक घर चाहती है, इसीलिए तुम्हारे भाई ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया ये बोलकर कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन मैं ये बच्चा नहीं चाहती और ना ही तुम्हारे भाई से शादी करना चाहती, इसीलिए मैंने अबॉर्शन करवा दिया, प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना। तो सॉन्ग हाँ कहती है। यहाँ पर सॉन्ग अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मॉम उल्टा सिचेन पर ही भड़क जाती है और उसे थप्पड़ मारने वाली थी। तभी सॉन्ग बीच में आ जाती है और मॉम से कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर मॉम उस पर भड़क जाती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिर जाती है। सिचेन उसकी हेल्प के लिए आता है पर सॉन्ग मना कर देती है और जाने लगती है। सिचेन उसके पीछे पीछे उसकी हेल्प करता हुआ जाता है, जिससे सॉन्ग मुस्कुराने लगती है। प्रेजेंट में सॉन्ग कहने लगती है कि पहले वैसे कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और सिचेन के पास आकर कहती है कि सिर्फ एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ प्लीज़। सिचेन कहने लगता है कि तुम तो मेरे लिए कोई भी ऐसी वैसी फीलिंग नहीं रखती ना। तो सॉन्ग उसे किस कर देती है तो वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मॉम उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। सिचेन बताने ही वाला था कि वो लू ग्रुप का सीईओ है, पर इतने में सॉन्ग उसे चुप करा देती है और कहने लगती है कि ये तो एक प्लम्बर है, और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। मॉम को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सॉन्ग सिचेन से कहती है कि तुम मेरी मॉम को यह नहीं बोल सकते कि तुम लू ग्रुप के सीईओ हो। सिचेन कहता है कि क्यों, तुम्हारी मॉम क्या अमीर लोगों से नफरत करती है। सॉन्ग उसे बताती है कि नहीं, वो जो गार्ड था ना वो मुझसे शादी करने के लिए 3 लाख दे रहा था। अगर मेरी मॉम को ये पता चल गया कि तुम इतने ज़्यादा अमीर हो तो वो तो तुमसे 30 मिलियन मांगेगी, जो कि मैं नहीं चाहती। सिचेन कहता है क्यों, तुम्हें क्यों नहीं चाहिए। सॉन्ग उसे डांटती है कि हम एक दिन में 30 मिलियन नहीं ले सकते और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सिचेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वहाँ पर बहुत से लोग थे जिनको पता है कि मैं लू ग्रुप का सीईओ हूँ, और उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि तुमने मेरे बच्चे को अबॉर्ट करवाया है, और ऐसे में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो ये सब लोग हमारे बारे में बातें करने लग जाएंगे, इससे कि हमारे बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मेरे ऊपर लू ग्रुप की काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं और लू ग्रुप में बहुत से लोग काम करते हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, जिससे कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकूँ। बेशक हम बाद में अलग हो जाएंगे। सॉन्ग इस बारे में सोचने लगती है और फिर कहती है कि ठीक है। दोनों मेरे सर्टिफिकेट लेने सिविल कोर्ट पहुंच जाते हैं और सर्टिफिकेट लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं, जिससे सभी लोग बातें करने लगते हैं। तो सॉन्ग कहती है कि अब तो सबको पता चल चुका है, अब हम डाइवोर्स ले सकते हैं, और उसे सर्टिफिकेट छीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग सिचेन को खींचते हुए डिवोर्स एरिया में ले जाती है और वहाँ जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। लॉयर उनका सर्टिफिकेट देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी तो आज ही शादी हुई है। तो सॉन्ग कहती है कि ये गलती से हो गई, यू नो ब्लाइंड डेट। लॉयर कहती है कि ठीक है, पर तुम 30 दिन के बाद आना, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो सॉन्ग और सिचेन दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाकर उन्हें सियान मिलती है
जो कि सॉन्ग की पुरानी क्लासमेट होती है, वो सॉन्ग को सुनाने लगती है कि तुमने खुद को 3 लाख में बेच दिया। जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर तुम्हारे मुझसे डबल नंबर आए थे तो सभी लोग ये बोल रहे थे कि तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन अभी देखो तुम्हें कैसा हस्बैंड मिला है, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। मेरा हस्बैंड लू ग्रुप के क्लब का जनरल मैनेजर है और बहुत अच्छा कमाता है। सॉन्ग सियान को सुनाने लगती है कि तुम मुझसे कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। तुम जैसे इंसान खुद के बारे में ही सोचते हैं। जो सुनकर सियान को बुरा लगता है और वो उसको थप्पड़ मारने ही वाली थी, तभी सीचन उसका हाथ पकड़ लेता है। जो देखकर उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ का हाथ पकड़ने की, और उसे पैसे दिखाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ से माफी मांगो। सीचन पैसे लेकर उड़ा देता है और वो आदमी सारे पैसे उठाने लगता है। जो देखकर सॉन्ग हंसने लगती है और कहती है कि ये नज़ारा तो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो आदमी सीचन से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और कॉल कर अपने आदमियों को बुला लेता है। वही सिचन भी अपने असिस्टेंट को कॉल कर देता है और कहता है कि उस आदमी को निकाल दो और उसे कहीं पर भी हायर ना किया जाए, और वहाँ से उन्हें पुश करके सॉन्ग को ले जाता है। दोनों को ही बड़ा गुस्सा आता है। तभी सियान के हस्बैंड को कॉल आता है, जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है। सॉन्ग और सिचन वहाँ से जा रहे थे, तभी कुछ आदमी आकर उन्हें घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें धमकाने की। तभी वहाँ पर सियान का हस्बैंड आ जाता है और सिचन के पैरों में गिरते हुए माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, और वो लोग भी डर जाते हैं और वह भी माफ़ी मांगने लगते हैं। सिचन उन लोगों को पैसे देता है और कहता है कि इसे ही सबक सिखाओ, और सभी लोग सियान के हस्बैंड को ही पकड़ लेते हैं। सियान सॉन्ग से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन सॉन्ग उसे माफ़ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वह सिचन से कहती है कि याद रखना हमारा 1 मंथ के बाद डिवोर्स है। सिचन उसके करीब चला जाता है और कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, जिससे कि सॉन्ग नर्वस होने लगती है और कहने लगती है कि तुम मेरे इतने करीब क्या कर रहे हो। सिचन कहता है कि ये तुम्हारा फ़र्ज नहीं बनता एज अ वाइफ। सॉन्ग कहती है कि अभी मेरी बॉडी स्टेबल नहीं है, मेरी सर्जरी हुई है। तो सिचन कहता है कि चलो हम हॉस्पिटल अभी चेकअप के लिए चलते हैं। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। जिसके बाद दोनों कार में बैठे हुए थे। सॉन्ग सोच रही थी कि कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। तभी वो सिचन से कहने लगती है कि अभी तो हॉस्पिटल बंद हो चुके होंगे, अभी हम नहीं जाते, हम बाद में चेकअप करवा लेंगे। सिचन कहता है कि पर मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, और उसे अपने घर ले जाता है और उसे टीस करके फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि सॉन्ग सो चुकी है। तभी उसके असिस्टेंट का उसे कॉल आता है और वो बताता है कि मैंने हॉस्पिटल में चेक किया है, अबॉर्शन वाली लड़की सॉन्ग नहीं है। जो सुनकर सिचन तो हैरान हो जाता है। असिस्टेंट सिचन को अस्पताल के सीसीटीवी कैमरा भी दिखाता है और बताता है कि वह उसकी सिस्टर इन लॉ थी। क्या आप अब ये शादी तोड़ना चाहते हैं या फिर पब्लिकली अनाउंस करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। सिचन कहता है कि नहीं, बस 1 मंथ की ही बात है। जिसके बाद सॉन्ग खुद से बात कर रही थी कि मुझे सिचन को सारा कुछ सच सच बता देना चाहिए, इससे पहले कि हॉस्पिटल से पता चले। तभी सिचन वहाँ पर आ जाता है। दोनों जा रहे थे। सॉन्ग सोचने लगती है कि ये तो हॉस्पिटल नहीं है, ये कहाँ जा रहा है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और सिचन को डांटने लगती है कि कल रात तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर गए थे। सिचन बताता है कि हमने शादी कर ली है। तो सुनकर सॉन्ग का भाई कहने लगता है कि मेरी बहन की शादी उस गार्ड से हो रही थी जो हमें 3 लाख देता, और तुम उसे ऐसे ही ले जाओगे। तो सिचन 3 लाख उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसका भाई दोबारा से कहता है कि हमने कम पैसे मांग लिए हैं, और कहने लगता है कि मेरी बहन अब्रॉड जाकर जॉब करने वाली है, जहाँ वो अच्छा खासा कमाएगी, और तुम हमें इतने से पैसे दे रहे हो। सिचन उनसे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो उसकी मॉम और उसका भाई 8 मिलियन मांगते हैं। जो सुनकर सॉन्ग कहने लगती है कि बिल्कुल मत देना, लेकिन सिचन ओके बोल देता है और कुछ लोग ट्रक लेकर आते हैं जो और कॉइन से भरे हुए कंटेनर उनके सामने रख देते हैं। सिचन कहता है कि अगर तुमने 12 बजे तक ये सारे पैसे गिन लिए तो ये सब तुम्हारे होंगे। सॉन्ग उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरा सौदा कर रहे हो, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। तो सिचन कहता है कि तुम्हारी फैमिली ही तुम्हें ऑब्जेक्ट समझ रही है, और मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सॉन्ग अपने भाई के पास जाती है और कसकर उसे थप्पड़ जड़ देती है, जिससे मॉम भी उस पर भड़क जाती है और उसे मारने वाली थी। तभी सिचन उन्हें रोक देता है और कहता है कि अब ये मेरी वाइफ है, अब से तुम इसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। ये 22 साल की है, तुम्हें जितना भी इसका खर्चा बनता है सब तुम्हें दे दूंगा। और असिस्टेंट को बोलकर उनके बैंक में 8 मिलियन ट्रांसफ़र करवा देता है। जो सुनकर वो लोग तो हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कियान भी आ जाती है और सबको बताती है कि वो लू ग्रुप का सीईओ है और इसमें तुम्हारा नुकसान हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमीर है। और वो सिचन से फ्लर्टिंग करने लगती है। सॉन्ग उसे कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। तो कियान कहती है कि इसकी वजह से मेरा डिवोर्स हो गया, तो इन्हें तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और उसके क्लोज जाने लगती है, जिससे सॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सिचन कहने लगता है कि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सॉन्ग सिचन को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। तो सिचन कहता है कि कैसे। सॉन्ग कहती है कि मैं 5 साल के लिए तुम्हारी अफ्रीका वाली ब्रांच में काम करूंगी और हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसमें मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। तो सिचन कहता है कि इंटरेस्ट का क्या होगा। तो सॉन्ग कुछ भी नहीं बोलती। तो सिचन कहता है कि वो तो मैं तुमसे ले लूँगा, आज रात तुम मेरे रूम में आना, और उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग तो उसे गालियाँ दे रही होती है। तभी वहाँ पर सिचन आ जाता है और सॉन्ग इधर उधर की बातें करने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रही थी, वो देखो मून कितना अच्छा है, और वहाँ से जाने लगती है। सिचन सॉन्ग को पकड़कर खींच लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों लग रही हो। तो सॉन्ग कहती है कि मैं पहली बार किसी के इतने करीब आई हूँ। तो वो कहता है कि अगर रोज़ की आदत पड़ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे वो और भी ज़्यादा नर्वस होने लगती है। सिचन उसे अपना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि कल जाकर एक घर ले लेना, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग घर लेने के लिए पहुँचती है और सोचने लगती है कि ये सारे घर तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं,
और वो सेल्स वुमन से पूछने लगती है कि यहाँ पर सबसे सस्ता और अच्छा घर कौन सा है। तो वो उसे देखती है और उसे फ्लैट दिखाती है जो कि 18 मिलियन का था, जिससे सॉन्ग तो हैरान हो जाती है। वो लड़की कहने लगती है कि तुम ये घर अफोर्ड नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। सॉन्ग कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ, और अपना ब्लैक कार्ड दिखाती है, जिससे वो लड़की कहती है कि मैं मिस हान को बुला कर लाती हूँ। और वो हान जैन को बुला कर लाती है जो कि हान ग्रुप की डॉटर होती है, जो सॉन्ग की ड्रेस देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। सॉन्ग उसे ही सुनाने लगती है कि तुम किस कंट्री में रह रही हो जो कपड़े देखकर लोगों को जज कर रही हो, और उसके प्रोजेक्ट की भी बुराई करने लगती है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि कुछ मंथ में ही इसकी कीमत 20% घट जाएगी। जो सुनकर सभी लोग वहाँ पर बातें करने लगते हैं कि ये लड़की सही बोल रही है, जिससे जैन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस पर भड़क जाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ये हान ग्रुप का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी औरत यहाँ पर अपना घर खरीद सकती है? तुम जाकर क्लब में अपने लिए सुगर डैडी ढूंढो। तभी वहाँ पर सीजन आ जाता है, जिसे देखकर जैन हैरान हो जाती है। सीजन सबको सॉन्ग से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी वाइफ है, जिससे जैन तो शौक में ही आ जाती है कि ये सीजन की वाइफ है। सीजन कहने लगता है कि यहाँ पर खड़े सभी लोगों को यहाँ के घर 20% डिस्काउंट रेट में मिलेंगे। सभी लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन सीजन के सामने उसकी कहीं चलने वाली थी और उसको मानना ही पड़ता है। जिसके बाद सीजन अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर मीडिया वाले खड़े थे और उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि आपकी वजह से हान ग्रुप बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया है, क्योंकि आपने अपने 20% शेयर विड्रॉ कर लिए हैं। क्या आप इसका कोई जवाब देना चाहते हैं? तो सीजन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। ये न्यूज़ जैन को भी मिल जाती है, जो कि हॉट न्यूज़ बन चुकी थी, जहाँ पर जैन सॉन्ग के पैरों को पकड़ रही थी, जिसकी वजह से उनकी इमेज भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। जिससे कि जैन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में सॉन्ग के पास जाती है और नील डाउन हो जाती है। सॉन्ग ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये दोबारा से मुझे हार्म करने वाली है। तभी वहाँ पर सीजन भी आ जाता है। सॉन्ग सीजन के पास जाती है, वो उसे पूछने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी जैन कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। सीजन उसे डांट देता है, जिससे जैन कहने लगती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि लास्ट टाइम तुमने मेरी सिस्टर के साथ नाइट स्पेंड की थी, और उसे फोटोज़ दिखाती है और उसे बताती है कि अब मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है। जो सुनकर सीजन उससे कहने लगता है कि अपनी सिस्टर को बोलो कि बच्चा पैदा करे, और अगर वो मेरा होगा तो मैं उसे अपना लूंगा, और अगर तुम लोगों ने मुझ पर चीट किया तो देख लेना। जैन वहाँ से गुस्से से चली जाती है। जिसके बाद सॉन्ग सीजन से पूछने लगती है कि क्या ये सच है। तो सीजन उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानवर दिखता हूँ जो किसी के साथ भी। तो सॉन्ग उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें हर बार प्रॉब्लम होती है। सीजन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सीजन कॉलेज में था और वो बहुत ज़्यादा बीमार था और क्वारंटाइन था। तभी सॉन्ग आती है और उसे मेडिसिन डिलीवर करती है और उसे देखते हुए कहने लगती है कि आप क्वारंटाइन है ना, तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और उसे कुछ फ्रूट्स देती है। सीजन उसे देखे ही जा रहा था। सॉन्ग कहती है कि लास्ट टाइम आपने कॉलेज में एलर्जी के रिगार्डिंग एक लेक्चर दिया था, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन उसकी बुक एक लिमिटेड एडिशन की थी जो मुझे नहीं मिल पाई। सीजन अंदर जाता है और वो बुक लाकर उसे दे देता है, जिससे सॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। सीजन को तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसे देखने लगता है। नेक्स्ट डे फिर से सॉन्ग उसके लिए दवाइयाँ और फ्रूट्स रखवा कर गई थी, और उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं जल्द ही आपकी बुक वापस कर दूंगी, जो देखकर सीजन मुस्कुराने लगता है। प्रेजेंट में सॉन्ग कहने लगती है कि 1 साल से मैंने तुम्हारी बुक अपने पास रखी हुई है, मैं उसे लुटाना चाहती थी। तो सीजन कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो कुछ कर सकती हो मेरे लिए। सॉन्ग तो हैरान हो जाती है। सीजन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम्हें बस मेरे डैड से मिलने चलना है। जिसके बाद सीजन सॉन्ग के लिए ड्रेस सेलेक्ट करता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सीजन कहता है कि लड़कियों के मामले में मेरा बहुत अच्छा टेस्ट है। सॉन्ग कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो, आखिर प्ले बॉय जो हो। तो सीजन उसके पास जाता है और उसे टीज करने लगता है। सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोनों लू हाउस पहुँचते हैं, जहाँ पर सीजन के डैड तो उसे डांटने लगते हैं कि तुम इस बेकार सी लड़की के साथ क्या कर रहे हो। तभी हान सीसी, जो कि जेंग की सिस्टर होती है, वो डैड को भड़काने का काम करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जरूर इसी लड़की ने सीजन को मिसगाइड किया होगा। सीजन उससे कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस रात जब तुम ऑफिस से घर जा रहे थे तो मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रही थी, और उसी टाइम पर ये सब कुछ हुआ था, और उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है। लेकिन सीजन तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और सॉन्ग से फ़ोन लेता है और उसका ड्राइविंग ऐप पर रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें उसने सॉन्ग को बुक किया था। जो देखकर वो तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने तो इसे डिलीट कर दिया था, तो ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। तो सीजन उसे बताता है कि जिसकी पेमेंट हो चुकी हो वही डाटा डिलीट होता है, पर इसकी पेमेंट नहीं हुई थी। तो सॉन्ग कहने लगती है कि क्या तुम्हें याद था, मुझे तो लगा तुम भूल गए। तो सीजन उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी सीसी सॉन्ग के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ मुझे सीजन दे दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पर सॉन्ग उसी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को फंसाने की है। तो वो फिर से डैड को अपनी बातों में लेने लगती है, लेकिन डैड को तो उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी, तो डैड उसे इग्नोर कर देते हैं और सीजन भी उसे डांटकर वहाँ से भगा देता है। डैड सॉन्ग के पास आते हैं और सीजन से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने ऐसे पसंद किया है। तो सीजन कहता है कि क्यों, अच्छी नहीं है। सॉन्ग सोचने लगती है कि मेरा इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, अब तो ये सब खत्म ही हो जाएगा। वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी डैड कहते हैं कि छोड़ो ये सब, तुम मुझे डैड कहो। जो सुनकर सीजन मुस्कुराने लगता है। सॉन्ग हैरान हो जाती है और उन्हें डैड कहती है। डैड कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, तुम ही मेरी डॉटर इन लॉ बनने के लायक हो, जिससे सॉन्ग खुश हो जाती है।
डैड उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं जो देखकर सॉन्ग मना करती है, लेकिन डैड कहने लगते हैं कि क्या ये कम है, वैसे हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो वो भी अरेंज हो जाएंगे। जिसके बाद सॉन्ग सिचन से बात कर रही थी और कहती है कि क्यों ना हम इस सारे सामान के लिए ऑक्शन रखवा ले और चैरिटी में देते। तो सिचन कहता है कि तुम ये सारे पैसे अपने पास नहीं रखना चाहती। तो वो कहती है कि नहीं, वैसे भी मेरी फैमिली ने 8 मिलियन तुमसे ले लिए हैं। तो सिचन कहता है कि तुम 8 मिलियन के बदले मुझे कुछ दे सकती हो, और उसे टच करने लगता है, जिससे सॉन्ग समझते हुए कहती है कि मेरी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वहाँ से भाग जाती है। सीजन स्माइल करते हुए कहता है कि कितनी छूटी है, मैं भी देखता हूँ कि ये कब तक नाटक कर सकती है। मॉर्निंग में जब सॉन्ग बेड से उठती है तो सोचने लगती है कि मैं तो सोफा पर सोई थी, दोबारा से बेड पर कैसे पहुँच गई। तभी वो देखती है कि सीजन ने उसे एक नेकलेस गिफ्ट किया है, चैरिटी में ये पहन लेना। सॉन्ग चैरिटी में पहुंचती है और सीजन से वीडियो कॉल कर रही थी और उसे बता रही थी कि मैं यहाँ पर अपनी रियल आईडी नहीं बता सकती, कहीं ये लोग मुझे मार ही ना डालें। सीजन पूछता है कि तुमने नेकलेस पहना है ना, तो वो हाँ कहती है। तभी यूवी उससे टकरा जाती है और वो सॉन्ग के गले में वो नेकलेस देख लेती है। वैसा ही सेम नेकलेस उसके गले में भी होता है। यूवी वहाँ से चली जाती है और अपने असिस्टेंट को अपना नेकलेस उतार कर फेंक देती है और कहती है कि ये नकली है, और उस लड़की ने भी ये सा नेकलेस पहना हुआ है, तुम मुझे ये पहनाकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। तभी उसके पास मिसेस सू आती है और उससे पूछने लगती है कि आपका नेकलेस कहाँ गया। तो वो बताती है कि शायद कहीं गिर गया होगा। मिसू कहती है कि वह नेकलेस 200 मिलियन का है, इतना ज़्यादा कॉस्टली आप इतने आराम से कैसे कह सकती हैं। ये बात सॉन्ग सुन लेती है और अपने नेकलेस को छुपाने लगती है। तभी मिसू आकर उसे पकड़ लेती है और उससे नेकलेस छीन लेती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूवी का नेकलेस चुराने की, और जाकर नेकलेस यूवी को दे देती है, जिसे देखकर सॉन्ग कहने लगती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। तो सब लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तो सॉन्ग कहती है कि अगर मैंने बता दिया तो तुम सब डर जाओगे। मिसू कहती है कि तुम तो दिखने में ही गरीब लग रही हो, तो तुम खुद को अपने सुगर डैडी के पैसों पर ही पालती होगी। सॉन्ग पूछने लगती है कि आपके पास क्या सबूत है कि ये नेकलेस आपका है, अगर आपने खरीदा है तो आपके पास ज़रूर इसकी स्लिप होगी, क्योंकि ये 200 मिलियन का है। तो यू के पास तो स्लिप नहीं होती है। वह नाटक करने लगती है कि शायद ये मेरे हस्बैंड के पास होगी। मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ और फ़ोन करने का नाटक करती है और अपने असिस्टेंट को वो नेकलेस एक्सचेंज करने के लिए कहती है। खुद असली नेकलेस पहन लेती है और सबके सामने आकर नाटक करने लगती है कि शायद ये इन्हीं का ही है, क्योंकि मेरा नेकलेस मेरे असिस्टेंट के पास था, और नकली नेकलेस उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि जो मैंने तुम्हें ह्यूमिलेट किया उसके 20,000 बहुत हैं, और उसे अपना कार्ड देती हैं, जिससे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। सॉन्ग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह कहती है कि ये असली नेकलेस नहीं है, मैं अभी अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, और वो फ़ोन करती है। थोड़ी देर में ही सीजन वहाँ पर पहुँच जाता है। सॉन्ग सीजन के पास जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि जो नेकलेस तुमने मुझे गिफ्ट दिया था उसने ले लिया। सीजन को वहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये इसकी वाइफ है, और यूवी भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि शायद हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरी असिस्टेंट ने नेकलेस चुराया था जिससे मैंने आपकी वाइफ पर शक किया, और नेकलेस उतार कर देने लगती है। सीजन अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि इसे जेल भेज दो। यूवी रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि ऐसा मत करो, मुझे जेल मत भेजो, पर बॉडीगार्ड उसे ले जाता है। सीजन सॉन्ग से पूछने लगता है कि तुम्हें और किसने परेशान किया। तभी मित्सू भी आ जाती है और सॉन्ग से माफ़ी मांगने लगती है कि यह सब यूवी की वजह से हुआ है, उसी ने ही आपकी वाइफ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। सीजन उसके साथ हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, जिससे वो रोने लगती है कि मेरा हस्बैंड का सारा बिजनेस तो आपके कॉपरेशन पर ही डिपेंड करता है, अगर आप ऐसा करोगे तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। लेकिन सिचन किसी की नहीं सुनता, जिसके बाद सॉन्ग सिचन से कहने लगती है कि शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, इस वजह से ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। जिसके बाद सॉन्ग गुस्से में बैठी हुई थी। सिचन उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी नाराज़ हो। सॉन्ग कहती है कि मैं खुद से ही नाराज़ हूँ, मैं आपकी वाइफ होना डिज़र्व ही नहीं करती, हम जल्दी ही डिवोर्स ले लेंगे। जो सुनकर सिचन कहता है कि क्या वो ज़रूरी है। तो सॉन्ग कहती है कि वैसे आप कैसी वाइफ चाहते हो। तो सिचन कहता है कि अपना कैमरा खोलो। तो सॉन्ग कैमरा खोलती है और खुद को देखती है। सिचन फोटो खींचता है और कहता है कि इसके जैसी, जिससे सॉन्ग मुस्कुराने लगती है। सिचन कहता है कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। सॉन्ग कुछ कहने वाली थी तभी सिचन उसे किस कर देता है, जिसके बाद सॉन्ग को नींद ही नहीं आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी सिचन उसके पास आता है तो वो सोने का नाटक करने लगती है। सिचन उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। सॉन्ग अभी भी नाटक कर रही थी। तो सिचन कहता है कि अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया तो प्लीज़ मुझे हक करो। सॉन्ग तुरंत ही उसे हक कर लेती है। सॉन्ग उससे पूछने लगती है कि आप इतने ज़्यादा हैंडसम हो, रिच हो, इतने ज़्यादा अच्छे हो, फिर भी आप अभी तक सिंगल क्यों हो। सिचन कहता है कि मैं सिंगल कहाँ हूँ, मेरी तो वाइफ है। सॉन्ग कहने लगती है कि हमारा तो डिवोर्स भी हो जाएगा, तो आप डेट को क्या बहाना लगाओगे, क्या मैंने आपको चीट किया, या फिर ये कि मैं भाग गई, या फिर मैं मर ही गई। सिचन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि चुप चुप सो जाओ। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपनी फ्रेंड केन की हेल्प करने के लिए गई थी। तभी वहाँ पर एक बच्ची बेहोश हो जाती है जिसे फ्लावर से एलर्जी थी। सॉन्ग को वो बुक याद आती है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर सॉन्ग को कह रहा था कि सही टाइम पर आपने इसकी फर्स्ट एड कर दी, इसी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, आप एक अच्छी मदर है। तभी वहाँ पर उसका डैड आ जाता है और पूछता है कि मेरी बच्ची कैसी है। तो डॉक्टर बताता है कि आप एक केयरलेस डैड हैं, आपको अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, और आपकी पार्टनर तो बहुत ज़्यादा यंग है, फिर भी वह सब कुछ अच्छे से जानती है। और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लू जुन, जो कि लू फैमिली का नाजायज बेटा होता है, सॉन्ग से माफ़ी मांगता है कि डॉक्टर ने शायद गलत समझ लिया है, और उसे थैंक यू कहता है कि आपने मेरी बच्ची की जान बचाई, और उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन सॉन्ग उसे मना कर देती है।
और कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिच है, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। तभी सॉन्ग से ट्रॉली टकराने वाली थी, इतने में जुन उसे बचा लेता है। यह सीचन देख लेता है। सॉन्ग सीचन के पास जाती है और कहती है कि तुम गलत मत समझना। सीचन जुन के पास जाता है और उसे कजिन कहता है, जो सुनकर सॉन्ग हैरान हो जाती है। सीचन सॉन्ग को जुन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम्हें भी अपनी बेटी के साथ थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो तुम रेस्ट करो और मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगा। और सॉन्ग को वहाँ से लेकर चला जाता है। सीन में सॉन्ग जून की हेल्प करने के लिए टॉय शॉप जाती है, जहाँ पर जून को अपनी बेटी सैनसन के लिए एक डॉल खरीदनी थी और इसी के लिए जून ने सॉन्ग से हेल्प मांगी थी। तो सॉन्ग इसकी हेल्प कर रही थी, तभी वो देखती है कि यहाँ पर टॉय तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। उसे एक डॉल सेट पसंद आता है और वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसका पैर फिसलने लगता है और वो गिरती है। तो जून उसे संभाल लेता है, लेकिन सीसी उन दोनों को ऐसे देख लेती है और फोटो खींचकर सीचन को भेज देती है। जून और सॉन्ग स्टोर में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर यान आ जाती है और कसकर सॉन्ग को थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीचन को धोखा देने की। और जून को भी उल्टा सीधा सुनाने लगती है। सॉन्ग उसे भी थप्पड़ मार देती है और दोनों के बीच कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। यान कहती है कि जल्दी सिस्टर टैंग अब्रोड से वापस आने वाली है, फिर मैं भी देखती हूँ कि कैसे वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देता। सॉन्ग कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम भी उसे पसंद करती हो। यान जोर से सॉन्ग के हाथ में काट लेती है, तो जून उसे देखने लगता है। तभी वहाँ पर सिचन भी आ जाता है और सॉन्ग को जून से दूर करता है। यान सॉन्ग और जून के बारे में उल्टा सुल्टा कहने लगती है और कहने लगती है कि ये दोनों स्टोर में गले मिल रहे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। सॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो सीचन उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। सॉन्ग उसे कहती है कि हर कोई तुमसे प्यार करता है और इस वजह से वो लोग मुझे टारगेट करते हैं। लेकिन सीचन उससे कहता है कि तुम जून से दूर रहो। तो सॉन्ग कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो वो कुछ भी नहीं कहता। सॉन्ग कहती है कि हाँ, तुम मेरे लिए जेलस क्यों होगे भला? तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सीचन कहता है कि हाँ, मैं जेलस हूँ। तो सॉन्ग उसे सब कुछ बता देती है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सोच रही थी कि अगर मुझे सीचन को गिफ्ट देना है तो ये वाले टॉयज़ तो बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। सॉन्ग एक कॉस्ट्यूम पहनकर सिचन के पास जाती है। तो सिचन कहता है कि क्या बच्चों वाले काम कर रही हो? तो सॉन्ग कहती है कि अगर मैं ये कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर काम करूंगी तो मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा और तो मैं एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो सिचन कहता है कि मैं पूरी कंपनी को फाइनेंस करता हूँ, तो तुम्हें भी सपोर्ट कर सकता हूँ। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे काम करना है। सिचन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें वाटरमेलन काटना आता है? तो सॉन्ग कहती है कि हाँ। तो सिचन कहता है कि हमारे ऑफिस में वाटरमेलन काटने के लिए कोई नहीं है, तो तुम वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, मैं तुम्हें 5000 दिन का दूंगा। जो सुनकर सॉन्ग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हाँ कह देती है। जिसके बाद सॉन्ग सिचन के साथ ऑफिस पहुंचती है, जहाँ पर सिचन उसे बताता है कि नीचे किचन है और 28 फ्लोर पर मेरा ऑफिस। सॉन्ग खुश होती हुई किचन की तरफ चल देती है, जहाँ पर वो वाटरमेलन काटने लगती है, लेकिन वो लोग उसे रोक देते हैं। उसे वहाँ पर कोई भी काम नहीं करने देता, बस खाना ही खिला रहा होता है। जिससे परेशान होकर सॉन्ग गुस्से में सिचन के ऑफिस में जाती है और उससे कहने लगती है कि सब क्या लगा रखा है, तुम्हारी वजह से देखो मैं कितनी मोटी हो गई, मैं यहाँ खाना खाने नहीं पैसे कमाने आई हूँ। सिचन उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, कैसे कोई तुम्हें परेशान कर सकता है? सॉन्ग कुछ कहती है, इतने में सिचन किस कर देता है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। सॉन्ग गुस्से से उसे खुद से अलग करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ तो पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है, और उठकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सॉन्ग फ्रॉक्स बेच रही थी और सिचन पैसे देकर लोगों को वहाँ पर फ्रॉक खरीदने के लिए भेज रहा था। सॉन्ग बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और सोचने लगती है कि आज इतने सारे लोग फ्रॉक्स क्यों खरीद रहे हैं। तभी एक लेडी आती है और उससे फ्रॉक मांगने लगती है। सॉन्ग कहती है कि आप 5 बार पहले ही ले चुके हैं, कि आपके इतने सारे ग्रैंड चाइल्ड है। तो वो लेडी सच बता देती है कि उस साइड पर एक आदमी फ्रॉक के बदले 2 अंडे दे रहा है और सभी लोग वहीं जा रहे हैं। सॉन्ग भी वहाँ पर पहुँच जाती है और यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो सिचन से कहती है कि क्या तुम चैरिटी कर रहे हो? तुम मुझे पैसे क्यों नहीं कमाने देते? मैं आराम से शांति से पैसे कमाना चाहती हूँ और तुम मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हो। और सिचन पर गुस्सा करने लगती है। नेक्स्ट सीन में सिचन सॉन्ग के पास जाता है। सॉन्ग उसे एक टॉय गिफ्ट करती है। सिचन कहने लगता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ। तो सॉन्ग उसे कहने लगती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे वापस कर दो, और लेने लगती है, लेकिन सिचन नहीं देता। सॉन्ग उससे कहने लगती है कि मैं किसी का भी कुछ नहीं लेना चाहती, अब एक मंथ में हमारा डिवोर्स होने वाला है और मैं फिर तुम्हारी अफ्रीका वाली कंपनी में काम करने के लिए चली जाऊंगी। और उठकर वहाँ से जाने लगती है। तो सिचन उसे रोकता है और कहता है कि अगर हम डिवोर्स ना ले तो। जो सुनकर सॉन्ग कहने लगती है कि हमारा सब कुछ डिसाइड हो चुका है और प्रोजेक्ट भी तैयार है। तो सिचन कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बस तुम मुझे बताओ, हम एक दूसरे से डिवोर्स नहीं लेते ना। तो सॉन्ग उससे कहने लगती है कि मुझसे मजाक मत करो और वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग सोच रही थी, जहाँ पर कॉलेज में सिचन की फ्रेंड टैन को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है बेस्ट डिज़ाइन की वजह से, तो वो अपनी फीलिंग सिचन को कन्फेस कर लेती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन सॉन्ग को ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है। प्रेजेंट में सॉन्ग सो जाती है तो सिचन सॉन्ग के रूम में आता है और वो भी सोचने लगता है, जहाँ पर वो यान को पनिशमेंट देने जा रहा था। तभी यान का भाई उसे रोकता है और उसे समझाने लगता है कि प्लीज़ तुम मेरी बहन को कुछ मत करो, वो अभी नादान है, मैं उसे समझा दूंगा, बदले में मैं तुम्हें सॉन्ग को मनाने का आइडिया बताता हूँ। और उसे एक प्लान बताता है। सिचन सॉन्ग के रूम में जाता है और ऐसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। सॉन्ग को ठंड लगती है और वो सिचन को गले लगा लेती है, जिससे सिचन के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग में सॉन्ग को सपना आ रहा था कि वो सिचन के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रही थी।
और वो उसे किस कर रहा था, तो सॉन्ग सीजन से किस मांगने लगती है, जो देखकर सीजन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तभी सॉन्ग की आँख खुल जाती है और वो सीजन को अपने सामने देखकर डर जाती है और शर्मा जाती है। सीजन कहता है कि तुम तो बड़ा वाइल्ड सपना देख रही थी, चलो इसमें मेरा ही फ़ायदा हुआ, और वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद सीजन फ्रेश हो रहा था तो वो वॉशरूम में घुस जाती है। सीजन को इसे देखकर सॉन्ग जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम वॉशरूम का दरवाज़ा बंद क्यों नहीं करते हैं। लेकिन सीजन उसके क्लोज जाने लगता है। सॉन्ग वॉशरूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन सीजन उसे पकड़ लेता है, जिससे सीजन का टॉवल गिर जाता है। सॉन्ग उसे देखकर और ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और घर छोड़कर ही भाग जाती है और अपनी फ्रेंड किन के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर सीजन ने किन को कॉल किया हुआ था। किन उससे पूछने लगती है कि तुम घर से क्यों भागी, तो सॉन्ग उसे बताने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गई थी। किन पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो, तो सॉन्ग कहती है कि नहीं, फिर कहती है कि पता नहीं। किन पूछती है कि क्या नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें चांस मिलेगा दोबारा शादी करने का, तो क्या तुम करोगी, तो सॉन्ग नहीं कहती है। सीजन कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पर यान का भाई भी आ जाता है और सीजन से पूछता है कि क्या मेरा आइडिया काम किया। सीजन उसे बताता है कि वो तो घर छोड़कर ही भाग गई। तो वो हंसने लगता है और उसे एक दूसरा प्लान बताता है और उससे कहता है कि ये विग्रा की टैबलेट है, तुम इसे खा लो, फिर देखना ये जरूर इफेक्ट करेगा, और वहाँ से भाग जाता है। और वो सॉन्ग को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर फुल ड्रंक होकर पड़ा हुआ है, तो तुम आकर इसे ले जाओ। सॉन्ग सीजन को घर लेकर आती है, जहाँ हमें पता लगता है कि सीजन ड्रंक होने का सिर्फ नाटक कर रहा है। सॉन्ग उसके लिए पानी लेने के लिए जाती है। सीजन उस दवाई को देखने लगता है, उसने अभी भी दवाई नहीं खाई थी। तभी सॉन्ग वापस आ जाती है और उसे उठाकर बेडरूम में ले जाती है। सीजन नाटक कर रहा था और सॉन्ग के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सॉन्ग उसे काम डाउन करवाने की कोशिश कर रही थी। सॉन्ग उसे कहने लगती है कि हैंगओवर मेडिसिन कहाँ पर है, तो सीजन कहता है कि मुझे नहीं पता। सॉन्ग बाहर ढूंढने चली जाती है। सीजन उस मेडिसिन को वापस से देखने लगता है। तभी वो प्लान चेंज कर देता है कि मैं इसे नहीं खाऊंगा। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और उसके हाथ में मेडिसिन देख लेती है और उससे कहने लगती है कि क्या ये हैंगओवर मेडिसिन है। सीजन कहता है कि नहीं, तो सॉन्ग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और ज़बरदस्ती उसे वो दवाई खिला देती है, जिससे सीजन को बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। सॉन्ग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। वो बाहर जाती है, तभी डस्टबिन में वो मेडिसिन का पैकेट देखती है, जिसके बारे में वो सर्च करती है और सब कुछ समझ जाती है। सीजन के पास जाती है और कहती है कि क्या तुमने ये मेडिसिन ली है। सीजन नाटक करते हुए कहता है कि नहीं। सॉन्ग कहती है कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। सीजन उसकी बात नहीं मानता और उसे खींचकर बेड पर लिटा देता है और उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे पहन दिया है, तो तुम्हें ही इसे संभालना होगा। सॉन्ग को भी उसके लिए बुरा लगता है और वो उसकी ड्रेस खोलने लगती है। तभी उसे याद आता है कि मुझे खुद को बचाना चाहिए, और वो टिश्यू पेपर फेंककर वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि खुद हैंडल कर लो। नेक्स्ट सीन में सीजन और सॉन्ग ज्वेलरी देखने जाते हैं, जहाँ पर सीजन सॉन्ग को एक चीज़ सिलेक्ट करने के लिए कहता है। सॉन्ग इतना महंगा सामान देखकर कुछ भी नहीं खरीदने वाली थी। तभी सीजन सेल्समैन से कहने लगता है कि अगर इसने कुछ नहीं खरीदा तो तुम सब कुछ पैक कर देना, तो वो हाँ कहती है। तो फिर सॉन्ग एक रिंग सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी जूनियर क्लासमेट याओ आ जाती है और सॉन्ग को वहाँ पर देखकर उसकी चापलूसी करने लगती है कि अब तो तुम बहुत अमीर हो गई हो, तो तुम मुझे एक रिंग गिफ्ट कर ही सकती हो, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अपने हस्बैंड को कहने लगती है कि ये वही है जो गोल्ड डिगर हैं। सॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सेल्समैन को कहती है कि इसे बाहर निकाल दो। वो चिल्लाने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा भी हम नहीं कर सकते। तो सॉन्ग कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं ही चलती हूँ, और वहाँ से जाने लगती हैं। तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम अपने आप पर इतना गुरूर मत करो, अगर मिस्टर लू को पता चलेगा तुम्हारी असलियत कि तुम कुछ पैसों के लिए एक बूढ़े आदमी के साथ सोई हो, तो वो क्या समझेंगे। सॉन्ग को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको कुछ कहने के लिए मुड़ती है। तभी देखती है कि सीजन वहाँ पर आ चुका है। सीजन उनसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सीजन सॉन्ग से जाकर पूछता है कि तुमने और मुझसे क्या क्या छुपाया है। सॉन्ग सोचने लगती है कि जब वो अपने कॉलेज में प्रोफेसर को अपने डिज़ाइन देने गई थी, तो प्रोफेसर ने उससे कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और इंटरनेशनल कंपटीशन में तुम्हारा अच्छा पोजीशन बन सकता है, तुम्हें एक बुक पढ़नी चाहिए, और उसे नीचे के रूम में जाने के लिए कहता है, जिससे सॉन्ग को थोड़ा सा अजीब लगता है। पर फिर भी वो रूम में चली जाती है और वार्डरोब में बुक निकालने की कोशिश करती है। तो प्रोफेसर अंदर आ जाता है और कहता है कि क्यों ना तुम अपने शूज़ निकाल कर टेबल पर चढ़कर ट्राई करो। तो सॉन्ग कहती है कि आप मुझे बुक का नाम बता दो, मैं लाइब्रेरी से ले आऊँगी, जहाँ पर प्रोफेसर उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर प्रेजेंट में सॉन्ग सीजन से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर सीजन आता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे तो फिर भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुम ऐसी होती तो सबसे पहले तो मुझ पर ही ट्राई करती। और सॉन्ग से पूछता है कि तुमने उस प्रोफेसर को सबक क्यों नहीं सिखाया। तो सॉन्ग उसे बताती है कि मैंने तो उसका सर फोड़ दिया था और पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, पर कोई सबूत ना होने की वजह से वो छूट गया, और उसने सभी को यही कह दिया कि मैं उसे सेड्यूस कर रही थी पैसों के लिए। जिससे सीजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है अभी वो कहाँ पर है। सॉन्ग कहती है कि मुझे नहीं पता। तो सीजन गुस्से में खड़ा होता है और फोर्स करने ही वाला था। तभी सॉन्ग उसे मना कर देती है और कहने लगती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं दोबारा वो सब कुछ फेस करूँ जहाँ पर सभी लोग मुझे घूर रहे हों। मैंने सोचा था कि मैं जैसे तैसे करके कॉलेज खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रोने लगती है।
सीजन उसे गले लगा लेता है। सॉन्ग उससे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम बाद में मुझसे डिवोर्स ले लोगे। तो सीजन उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। सॉन्ग उससे कहने लगती है कि जब तुम्हारा मन भर जाएगा तो तुम भी मुझे छोड़ने का सोचोगे, सभी ऐसे ही होते हैं। तभी वहाँ यान आ जाती है और सीजन को कहने लगती है कि ये मेरे पास हॉस्पिटल की CCTV है, ये प्रेग्नेंट नहीं थी, जिसने अबॉर्शन करवाया था वो इसकी सिस्टर इन लॉ थी। सॉन्ग सीजन को बताती है कि ये सच बोल रही है। तो सीजन यान को चुप कर देता है और कहता है कि मैं सब जानता हूँ, जिस दिन हमने सर्टिफिकेट रिसीव किया था उस दिन ही मुझे सब कुछ पता चल गया था, और उन दोनों को ही वहाँ से भगा देता है। सॉन्ग उसे मारते हुए रोने लगती है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुमने मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे। सीजन उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि प्लीज़ अब हम डिवोर्स नहीं लेते। लेकिन सॉन्ग उसे दूर हो जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुम बहुत बड़े झूठे हो, और वहाँ से चली जाती है। सीजन असिस्टेंट को कॉल करता है, उससे कहता है कि क्या हम सिविल कोर्ट खरीद सकते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि ये इलीगल है। सीजन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी अरेंज करो। जिसके बाद सीजन सॉन्ग के पास जाता है जो अपनी पैकिंग कर रही थी। उसे जाकर कहता है कि अभी कुछ दिन बाकी है। सॉन्ग कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम को पता चला कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो तो वो तुम्हारी टांगें तोड़ देगी, फिर मुझे तुम्हें व्हीलचेयर गिफ्ट करनी पड़ेगी। सॉन्ग उसे कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा गंदे हो, वैसे भी तुम बिल्कुल भी लॉयल नहीं हो, और हमारे बीच पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था कि मैं अफ्रीका जाऊंगी और वहाँ जाकर पैसे कमाऊंगी और हम दोनों डिवोर्स लेंगे। सिचन कहता है कि मैंने तुम्हें अफ्रीका जाने से कब मना किया, मैं तो सिर्फ डिवोर्स के लिए मना कर रहा हूँ। सॉन्ग कहने लगती है कि ये मत सोचो कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। जब डैन अब्रॉड गई थी उससे पहले क्या हुआ था, तो वो पूछता है कि क्या हुआ था, कि वो तुम्हारे रूम से रोते हुए बाहर निकली थी और उसकी बटन्स भी खुली हुई थी। वो कहता है कि तो तुम मुझ पर शक कर रही हो सकता है कि हमारे बीच जो हुआ था वो मेरा फर्स्ट टाइम था। वो कहती कि झूठ है और उसे पुश करके जाने लगती है। तभी उसे कॉल आती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम हॉट सर्च में आ रहे हो। सॉन्ग फौरन अपना फ़ोन चेक करती है जहाँ पर उसकी प्रोफेसर वाली न्यूज़ वायरल हो चुकी थी। सभी लोग उसके बारे में भला बुरा बोल रहे थे कि ये गोल्ड डिगर है और बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है। सॉन्ग सीचन को दिखाती है कि मेरी न्यूज़ वायरल हो गई है। तभी सीचन को भी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मैडम की न्यूज़ की वजह से हमारे 3% शेयर गिर चुके हैं। नेक्स्ट सीन में सीचन मीटिंग में था जहाँ पर सभी लोग यही बातें कर रहे थे और कहते हैं कि आप अपनी करंट 5 से डिवोर्स ले लो और 10 से शादी कर लो। 10 के फादर की डेथ के बाद लू ग्रुप ने ही 10 फैमिली के बिजनेस को हैंडल किया है और अब मिस 10 भी अब्रॉड से चाइना वापस आ चुकी है, तो आप उनसे शादी कर अपना बिजनेस अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो 10 और लू फैमिली दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। सीचन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम में से कोई कैपेबल है तो मेरी सीट ले सकता है। तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि नहीं, ये सीट तो आप ही डिजर्व करते हैं क्योंकि आपके बाद ही यहाँ का प्रॉफिट डबल हुआ है। सीचन कहता है कि अगर कुछ कर नहीं सकते तो मुझे सलाह भी मत दो, मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं लेने वाला, और वहाँ से चला जाता है। इधर सॉन्ग सीचन के स्टॉक की प्राइस देख रही थी जो कि नीचे जा चुकी थी। सॉन्ग सोचने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे जल्द से जल्द उसे डिवोर्स देना ही होगा। सॉन्ग अपने डिवोर्स एग्रीमेंट देखती है और फिर अपने मैरिज सर्टिफिकेट को ढूंढने लगती है, पर उसे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सीचन अपना काम कर रहा था। सॉन्ग उसके पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट लिया। सीचन कुछ नहीं कहता तो सॉन्ग उससे कहती है कि तुम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो और मेरी वजह से तुम्हारा बिजनेस डूबता जा रहा है और मैं ये सब नहीं चाहती। नेक्स्ट वीक जाकर हम डिवोर्स ले लेंगे और फिर मैं अफ्रीका चली जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सीचन थोड़ा सा मायूस हो जाता है, जिसके बाद असिस्टेंट सीचन के पास आता है और उसे नकली मैरिज सर्टिफिकेट देता है। सीचन उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है और असली वालों को वहीं पर रख देता है। असिस्टेंट कहता है कि क्या आप ऐसा कर मैडम के लिए बुरा नहीं कर रहे हो। सीचन कहता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी वो अब्रॉड जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और थोड़ा अपने काम में इंगेज हो जाए ताकि वो यहाँ की टेंशन भूल जाए। तो ऐसा करो, मेरे लिए नकली लोग जमा करो। नेक्स्ट सीन में सीचन और सॉन्ग सिविल कोर्ट पहुँचते हैं जहाँ पर सारे एक्टर्स बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर सॉन्ग कहने लगती है कि ये प्लेस थोड़ी अजीब नहीं लग रही है। तो सीचन कहता है कि तुम यहाँ पर कब आई हो। तो सॉन्ग बताती है कि पिछली बार आए नहीं थे हम। सीचन कहता है कि अगर तुम अभी भी डिवोर्स नहीं लेना चाहती तो हम वापस चलते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। सॉन्ग सोचने लगती है कि यहाँ पर तो एम्प्लॉय भी चेंज हो गए हैं। सॉन्ग अपना मैरिज सर्टिफिकेट एक्टर को देती है जो स्टैम्प लगा देता है और उन लोगों का नकली डिवोर्स हो जाता है और सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग वहाँ से जा रही थी और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो तो इस डिवोर्स को असली ही समझ रही थी और वो सीचन से कहती है कि जो कपड़े और ज्वेलरी तुमने मुझे दिए थे वो मैं ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम किसी को भी नहीं दोगे। चलो अब मैं चलती हूँ। सीचन ओके कहता है। सॉन्ग कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़ने नहीं आओगे। तो सीचन मना कर देता है। तो सॉन्ग उसके गले लग जाती है और कहती है कि गुड बाय एक्स हस्बैंड, और वहाँ से चली जाती है। सीचन मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हुए सोचने लगता है कि हम जल्दी मिलेंगे। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि हम अफ्रीका नहीं जा सकते हैं। तो सीचन तुरंत ही दौड़ता हुआ बाहर जाता है जहाँ पर सॉन्ग पहले से ही जा रही थी। सॉन्ग एयरपोर्ट पर पहुंचती है जहाँ उसे पता चलता है कि एक एपिडेमिक्स की वजह से प्रोजेक्ट के सारे एम्प्लॉय को ये सजेशन दिया जाता है कि आप अपना ट्रिप कैंसिल कर लें। सॉन्ग सोचने लगती है कि अब ये ट्रिप तो कैंसिल हो गई और वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है।
तभी वो अपने सामने सिचन को देखती है, जिसे देखकर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी टैन आकर सिचन के गले लग जाती है, जो देखकर सॉन्ग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि मैंने तो सोचा था कि वो मेरे लिए आया होगा, मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। तभी वो जून से टकरा जाती है और वह उससे कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। सॉन्ग उससे मना करती है, पर जून कहता है कि हम एक फैमिली है और सेंसेन भी तुम्हें देखना चाहती है, और उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद जून और सॉन्ग घर पर पहुंचते हैं, जहां पर सिचेन की आंटी जून को कहने लगती है कि तुम इसको अपने साथ क्यों लेकर आए हो, ये बहुत ही बेकार लड़की है, तुम हमारी फैमिली डिनर में इस आउटसाइडर को क्यों लेकर आए हो। तभी वहाँ पर सिचेन और टेन भी आ जाती है। टेन को देखकर आंटी उसे गले लगा लेती है और उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। आंटी कहने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई और कितनी ज़्यादा अच्छी हो, और एक इस लड़की को देख लो, इसकी वजह से हमारा बिजनेस गिरता जा रहा है। और सॉन्ग को काफ़ी कुछ सुनाने लगती है। सॉन्ग टेन से हाथ मिलाने जाती है, लेकिन आंटी उसे भी हाथ नहीं मिलाने देती। टेन कहने लगती है कि ये तो बहुत ज़्यादा बिजी लड़की थी और उसकी इंसल्ट करने लगती है कि जब भी कॉलेज में थी तो इसको तो बास्केटबॉल लेने के लिए भेजा जाता था और भी बड़े बड़े काम किए हैं इसने। और सॉन्ग के बारे में काफ़ी कुछ बोलने लगती है, जो सुनकर सिचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आंटी और टैन को सुनाने लगता है, जिससे आंटी तो अपने बड़े होने का कार्ड खेलने लगती है कि बचपन से ही मैंने तुम्हें पाला है, जब तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई थी और तुम अभी भी मेरे साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हो इस लड़की की वजह से। सॉन्ग सिचन के पास जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी आंटी तो तुम्हारे डैड से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती है, और उसकी जेब से चाबी लेकर वहाँ से जाने लगती है। सिचन उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सॉन्ग कहने लगती है कि ठीक है, तुम मेरा लगेज लेकर आओ। जैसे ही सिचन अंदर जाता है तो सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सॉन्ग अपनी फ्रेंड के घर पर थी। उसकी फ्रेंड सिचन से बात कर रही थी और सॉन्ग को कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड नीचे तुम्हारा वेट कर रहा है। तो सॉन्ग कहती है कि उसे कहो कि चुपचाप यहाँ से चले जाए, मैं कहीं भी नहीं आ रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है, और सिचन का कॉल कट कर देती है और सॉन्ग को बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन डाल दिए हैं और तुमसे कहा है कि तुम अच्छे से खाना पीना कर लेना। सॉन्ग कहती है कि क्या सच में उसने ऐसा कहा है। तो वो बताती है कि ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है कि मैं तुम पर नज़र रखूँ और तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूँ। सॉन्ग कहने लगती है कि मैं जल्द से जल्द एक नौकरी ढूंढ लूँगी। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, जहां पर उसका क्लासमेट चेंग इंटरव्यू ले रहा था और उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्या तुम हमें अपने डिवोर्स का कारण बता सकती हो। सॉन्ग सोचने लगती है, वही सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि ये उनकी फेक वाइफ थी और पैसों के लिए उनके साथ थी। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो तुम लोग इससे पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, और सॉन्ग को हायर कर लेता है। वही असिस्टेंट ये सब सिचन को बताता है कि मैडम तो जून की कंपनी में चली गई है, हमने सब जगह आपकी ओर से डिवोर्स की न्यूज़ स्प्रेड कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, पर ग्रैंड इंडस्ट्री में उन्हें जॉब मिल चुकी है। आप सॉन्ग को साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि वो फेक डिवोर्स है। सिचन कहता है कि अभी उसे बताना ठीक नहीं है, अभी उसे जो करना है करने दो। इधर सभी लोग ऑफिस से जा चुके थे और सॉन्ग अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और सॉन्ग के करीब जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। सॉन्ग समझ जाती है और उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। चेंग उसे कॉफ़ी देकर चला जाता है। सॉन्ग कॉफ़ी पीती है, जिसे पीकर उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और कहता है कि मैंने स्कूल में तुम्हें प्रपोज किया था, पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम तो उसी टाइम से पैसे कमाने में लगी हो, पर अब तुम मेरे हाथ लगी हो, और उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। सॉन्ग सिचन को मैसेज कर देती है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और सॉन्ग को बचा लेता है। सॉन्ग जून को ही सिचन समझ लेती है और उसे गले लगा लेती है। तभी सिचन भी वहाँ पर आ जाता है और यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जून उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। सिचन उसे साइड करता है और सॉन्ग को उठाकर ले जाता है। सॉन्ग कार में बैठती है और बड़बड़ाने लगती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी। सिचन कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, और उसे ले जाने लगता है। तभी सॉन्ग फिर से बेचैन होने लगती है, जिसकी वजह से सिचन का एक्सीडेंट हो जाता है और सिचन को काफ़ी गहरी चोट लग जाती है। सिचन सॉन्ग को केन के घर ले जाता है। केन सिचन से कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें बहुत चोट लग गई है। सिचन कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है और हाँ, तुम इसे मत बताना कि मैं इसे छोड़ने आया था और मुझे चोट लग गई, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग उठती है और कहने लगती है कि आज तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। किन जाकर उसे बोलती है कि तुम्हारी आज छुट्टी है, तो सॉन्ग नहीं मानती है और किन से कहने लगती है कि कल मुझे कौन घर छोड़ कर गया। किन कहती है कि तुम्हारा बॉस। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जून के पास पहुंचकर उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मेरी वजह से आपके ऑफिस की रेपुटेशन ख़राब हो रही है। तो जून कहता है कि वह वैन फैमिली का नाजायज़ बेटा है, उसे रेपुटेशन का कुछ नहीं पता, और मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, तुम चिंता मत करो, उससे तुम्हें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके डिवोर्स के बारे में पूछता है। सॉन्ग बताती है कि सिचन और मैंने डिवोर्स ले लिया, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म था, इसलिए थोड़ा सा अजीब है। जून कहता है कि क्या तुम अभी भी एक दूसरे की फिक्र करते हो। तो सॉन्ग को तो कुछ समझ नहीं आता। वो कहने लगती है कि नहीं, शायद, क्या आपको ऐसा लगता है। भी उसे कुछ नहीं कहता और उसे अपना काम करने के लिए कहता है। तो सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे ऑफिस में ये सब चल रहा है। सॉन्ग कहती है कि सिचन ने तो मेरे मैसेज का कोई जवाब ही नहीं दिया। तो केन उसे डरा देती है कि शायद सिचन को कुछ हो गया है। सॉन्ग सिचन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि सिचन अभी तक घर नहीं आया था
वो सोचने लगती है कि ये इंसान कितना ज़्यादा लापरवाह है। तभी उसे कोई आता हुआ सुनाई देता है तो वह वार्डरोब में छुप जाती है। असिस्टेंट और सीजन हॉस्पिटल से घर आते हैं। असिस्टेंट सीजन को समझाने लगता है कि आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए, आपको बहुत गहरी चोट लगी है, आपको कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। लेकिन सीजन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे कहने लगता है कि मुझे बात लेना है तो मेरी हेल्प करो। असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपको चोट लगी है, आपको बात नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी सीजन उसकी बात नहीं मानता और वॉशरूम में चला जाता है। असिस्टेंट उसके कपड़े लेने के लिए आता है। तभी वो सॉन्ग को वहाँ पर देख लेता है। सॉन्ग उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसके कपड़े देती है। तो असिस्टेंट बहाना लगा देता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे अपेंडिक्स है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप बॉस का अच्छे से ख्याल रख लेना। तो सॉन्ग शर्माते हुए वॉशरूम में जाने लगती है। सिजन उससे कहने लगता है कि तुम मेरी वाइफ हो, वहाँ क्या कर रही हो। सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तो सिजन हाँ कहता है। सॉन्ग उसकी हेल्प करने लगती है और उसकी चोट को देखने लगती है, उसे डांटने लगती है कि तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लग गई है, तुम कहाँ पर थे जो तुम्हें इतनी गहरी चोट लग गई। सीजन उसे झूठ बोल देता है कि मैं काम से गया था और वहीं पर गिर गया। सॉन्ग उसे और भी ज़्यादा डांटने लगती है, अगर किन मुझे नहीं बताती तो क्या होता। सीजन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें किन ने बताया कि मुझे चोट लगी है। सॉन्ग गुस्सा करने लगती है कि अच्छा तो उसे भी पता है कि तुम्हें चोट लगी है, सबको पता है सिर्फ मुझे छोड़कर। जिसके बाद सॉन्ग सिचन की केयर करते करते वहीं पर सो जाती है। सिचन सॉन्ग के पास बैठा हुआ था। सॉन्ग की नींद खुलती है। तभी सिचन को डैन की कॉल आती है, जो देखकर सॉन्ग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सिचन को कॉल उठाने के लिए कहती है। सिचन कॉल स्पीकर पर लगा देता है। डैन उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम घर वापस आ गए हो, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। सॉन्ग को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी होती है और वो अपने कपड़े खोलने लगती है। सिचन कहता है कि अभी मुझे चोट लगी है। सॉन्ग कहती है कि ज़्यादा सपने मत देखो और वो सिचन की शर्ट पहनकर टैन के लिए दरवाज़ा खोलती है, जो देखकर टैन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सॉन्ग उसे जवाब देती है कि ये मेरे हस्बैंड का घर है, तो मैं तुम्हें और कहाँ मिलूंगी। टैन कहने लगती है कि तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया ना। सॉन्ग कहती है कि तुम भी र्यूमर पर भरोसा कर लेती हो। टैन पूछती है कि सिचन कहाँ पर है। सॉन्ग कहती है कि कल की रात बहुत ज़्यादा थकान भरी थी, इस वजह से अभी तक वो सो रहा है। जो सुनकर टैन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि अगर वो ठीक है तो मैं चलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग उसे दरवाज़ा बंद कर देती है। सिचन खड़े होकर उसे देख रहा था। सॉन्ग उसे में कहती है कि क्या देख रहे हो, कभी तुमने लड़की नहीं देखी क्या। उसे कहने लगता है कि अगर हमारा डिवोर्स नहीं हुआ होगा तो ये फेक डिवोर्स होगा। तो सॉन्ग कहती है कि चाहे फेक डिवोर्स हो या चाहे रियल डिवोर्स, डिवोर्स डिवोर्स होता है। तो सिचन कहने लगता है कि ऐसा ही मैरिज में भी होता है, चाहे फेक मैरिज हो या रियल मैरिज मैरिज होती है। जिस पर वो कुछ भी नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। सिचन उसे रोक लेता है। उसे कहने लगता है कि ये सब तुम पैसों के लिए कर रही हो ना, मेरे पैसे तुम्हें पूरे नहीं पड़ रहे हैं। तो सॉन्ग कहने लगती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड के पैसे क्यों उड़ाऊँ। सिचन कहता है कि तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। सॉन्ग उसे डांटने लगती है कि जाकर कोई अपने लिए सूटेबल वाइफ ढूंढ लो, अगर तुम्हें पैसे उड़ाने का इतना ही शौक है। वैसे मिस टेन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, जाकर उससे शादी कर लो, वो अच्छे से तुम्हारे पैसे उड़ाएगी। और वहाँ से जाने लगती है। तो सिचन फिर से दर्द का नाटक करने लगता है। तो सॉन्ग कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद सॉन्ग ऑफिस में जाती है, जहाँ पर सभी लोग गॉसिप कर रहे थे कि आज सॉन्ग मिस्टर लू की पर्सनल कार से आई थी, वो पर्सनली इन्हें छोड़ने आए थे। क्या कल रात ये मिस्टर लू के घर में ही रुकी थी, कि शादी के बाद ऐसा करना ठीक रहेगा। जैसे ही सॉन्ग वहाँ पर आती है, सभी लोग चुप हो जाते हैं। जून भी वहाँ पर आ जाता है और सॉन्ग से कहता है कि बॉस की गाड़ी से ज़्यादा महंगी गाड़ी एम्प्लॉय की नहीं होनी चाहिए। और सॉन्ग ये सुनकर हैरान हो जाती है। तो जून कहता है कि ये सब गॉसिप चल रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और सॉन्ग को थप्पड़ मार देती है और उसे गालियाँ देने लगती है कि टैन ने तुम्हें सिचन के घर में देखा है और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती है। वो दोबारा उस पर हाथ उठाने वाली थी, तभी जून उन्हें रोक देता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी एम्प्लॉय है। तो आंटी जून पर भी भड़क जाती है कि तुम एक नाजायज़ चाइल्ड हो और तुम तो इसका साथ दोगी ही, क्योंकि तुम दोनों मिलकर लू फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। और वैसे भी भूलो मत कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और गुस्से में बोलती हुई वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग जून से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी इतना कुछ सुनना पड़ा। जून से कहने लगता है कि ये तो मेरे लिए हमेशा का ही है, और सॉन्ग को अच्छे से लगन से काम करने के लिए कहता है। सॉन्ग हाँ कहती है। जिसके बाद सॉन्ग घर पहुंचती है, जहां पर मेकअप से अपने थप्पड़ के निशान को छिपा लेती है और सिचन के लिए खाना लेकर जाती है। सिचन उसे देखकर पूछने लगता है कि मुझे असिस्टेंट ने बताया कि आंटी तुम्हारे पास आई थी, तो उन्होंने क्या किया। तो सॉन्ग कहने लगती है कि कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम चिंता मत करो। वैसे भी आज मैंने असिस्टेंट को तुम्हारे पास बुलाया है, क्योंकि मुझे बिजनेस के रिगार्डिंग किसी से मिलने जाना है। तो सिचन उसके बारे में पूछता है। तो सॉन्ग उसे बताती है कि एक क्लाइंट है जिसने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है, मैंने उसे कम से कम 5-6 डिज़ाइन भेज दिए हैं, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, हर बार चेंज ही करवा देता है। उसकी वजह से मुझे और टाइम करना पड़ता है। मुझे उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जो सुनकर सिचन को तो खांसी आ जाती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सिचन ने वो प्रोजेक्ट 2 दिन पहले ही खरीद लिया था, ताकि उसकी वाइफ अच्छे से काम कर सके। सिचन हंसते हुए सॉन्ग से कहता है कि तुम जाकर मेरी मेडिसिन लेकर आओ, मुझे अचानक से दर्द हो रहा है। सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। सिचन असिस्टेंट को कॉल करता है, जो कहता है कि मैं आपके घर के पास पहुंच चुका हूं। असिस्टेंट सिचन के पास खड़ा हुआ था, जैसे सिचन उस पर गुस्सा कर रहा था। तो असिस्टेंट कहता है कि आपने ही मुझे कहा था कि आपकी वाइफ को एक्स्ट्रा काम देना है।
जब तक वो थक ना जाए। सीचेन कहता है कि आज से तुम एक्स्ट्रा काम करोगे। तभी असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है। सॉन्ग उसे भागते हुए देख लेती है। उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो सीचेन के पास जाकर पूछती है तो सीचेन कहता है कि वो हॉस्पिटल गया है क्योंकि अपेंडिक्स की वजह से अचानक उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो सॉन्ग उसे कहती है कि तुम भी हॉस्पिटल जाओ, तुम्हें भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। तो सीचेन उसे मना करता है और कहने लगता है कि काश हमारा डिवोर्स नहीं हुआ होता, हमें ये एहसास होने के पहले कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और एक दूसरे के लिए बने हैं। उससे पहले ही हमारा डिवोर्स हो गया। सॉन्ग भी कहने लगती है कि मुझे भी तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया दिन जब तुम एयरपोर्ट पर टैन से मिलने आए थे और उसे हक किया, मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा। सीचेन उससे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर आया था और तुम्हें हक करना चाहता था। सॉन्ग तो शर्मा जाती है। सीचेन सॉन्ग को कहता है कि तुम नीचे बेसमेंट में जाओ और वहाँ पर कुछ डिज़ाइंस है, उन्हें ले आओ, उसे अपना रेफरेंस बनाकर यूज़ कर सकती हो। सॉन्ग जाकर उन डिज़ाइंस को लेकर आती है। जैसे ही वो देखती है तो हैरान हो जाती है। सीचेन उसे बताता है कि ये वो डिज़ाइन है जो कंपटीशन के लिए गए थे और ये डिज़ाइन 10 के थे और इसी में उसने मेरी हेल्प मांगी थी। जो देखकर सॉन्ग कहने लगती है कि ये वही सेम डिज़ाइन है जो मैंने प्रोफेसर को दिए थे कंपटीशन के लिए। जो सुनकर सीचेन कहने लगता है कि शायद ये कोइंसिडेंट होगा। जिसके बाद सीचेन टैन के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को धोखा देने की और उसके डिज़ाइन चुराकर खुद का बताने की। टैन कहने लगती है कि ये सब झूठ है। सीचेन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने कहा है तो ये सच है और मैं हर कोशिश करूंगा जिससे मैं पता लगा सकूं और मैं जाकर कॉलेज की सीसीटीवी भी चेक करवाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ एविडेंस ढूंढ के रहूंगा। फिर मैं सबको बता दूंगा कि तुम कैसी हो। मैं अपनी वाइफ को सफर नहीं करने दूंगा। टैन उससे कहने लगती है कि उसका कोई भी सबूत नहीं है, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे प्यार के लिए किया है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम उस सॉन्ग से सॉन्ग तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही तुमसे प्यार करती है, वो बस अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है। नेक्स्ट सीन में सीचेन सॉन्ग को देख रहा था और टेन की बातें सोच रहा था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सीचेन की मॉम सीचेन को छोड़कर जा रही थी क्योंकि वो फेमस रिपोर्टर बनना चाहती थी और ऐसे ही लू फैमिली में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी। तभी सीचेन को असिस्टेंट की कॉल आती है जो बताता है कि मिस टेन के शेयर्स गिर गए हैं और वो अपनी कंपनी लॉयर के हवाले छोड़कर अब्रॉड चली गई है और हमने सभी इंटरनेट पर ये न्यूज़ स्प्रेड कर दी है कि मैडम इनोसेंट है और वीडियो भी डाल दी है, जिसे सॉन्ग भी देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सीचेन के गले लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हो। अब तो लोगों को भी पता चल गया कि कौन कैपेबल है और कौन नहीं। वाइन तो बनती है। वो तुरंत बाहर जाती है और असिस्टेंट वाइन लेकर आया था उसे ही पी लेती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। तो वो जल्दी से सीचेन के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मेरा मुंह जलने लग गया है। तो सीचेन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और उसे किस करने लगता है। तभी सॉन्ग का हाथ उसकी चोट पर लगता है जिससे सीचेन को दर्द होता है। तो सॉन्ग उससे अलग हो जाती है। सीचेन पूछने लगता है कि क्या अब हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। सॉन्ग उसकी चोट की तरफ देखते हुए कहती है कि अभी ये ठीक समय नहीं है। जिसके बाद सीचेन सॉन्ग को पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बोल रहा था, जिससे सॉन्ग इरिटेट हो जाती है। पर सीचेन उससे कहता है कि तुम्हें ये देना ही पड़ेगा तभी तुम ब्लू ग्रुप में आ पाओगी क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर है। सॉन्ग कहती है कि मैं जहाँ पर अभी हूँ वहाँ पर ठीक हूँ। तो सीचेन उससे नाराज़ हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए वही सही होगा। सॉन्ग कहती है कि ठीक है मैं करती हूँ। सॉन्ग पढ़ते हुए अपनी फ्रेंड किन को ये सब बता रही होती है तो किन कहती है कि अभी सीचेन कहाँ पर है। वो बताती है कि वो अभी हॉस्पिटल गया है पट्टी करवाने के लिए। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आने लगती है तो वो किन की कॉल कट कर लेती है और मॉम का फ़ोन उठाती है जो उससे कहने लगती है कि तुरंत ही घर आ जाओ, देखो तुम्हारे भाई को क्या हो गया। सॉन्ग घर पहुँचती है जहाँ पर कुछ लोग उसके भाई को मार रहे थे। तभी वहाँ पर जुन आ जाता है जिसे देखकर सॉन्ग हैरान हो जाती है। जुन उसे पकड़ लेता है। इधर असिस्टेंट सीचेन के पास पहुंचता और बताता है कि सॉन्ग घर पर नहीं है। सीचेन घर पहुंचता है जहां पर सॉन्ग उसे नहीं मिलती। तभी सीचेन को कॉल आता है जो उससे कहने लगता है कि अपनी वाइफ के बदले मुझे बहुत से पैसे दे दो। तो सीचेन मान जाता है। इधर सॉन्ग जुन से पूछने लगती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो जुन कहने लगता है कि लू फैमिली ने मेरी मॉम को धोखा दिया और जब मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, तब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मैं पैसों के लिए बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी उसी तरह तड़पे, तो मैं उसकी लाइफ सिक्योर करना चाहता हूँ। जब तक ग्रैंडपा जिंदा थे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, पर जब ग्रैंडपा की डेथ हुई तो उसके बाद मेरे अंकल मुझे लू हाउस में ले आए और उन्होंने ही मुझे ग्रे इंडस्ट्री दी थी। सॉन्ग जुन को समझाने की कोशिश करती है कि सीचेन ऐसा नहीं है, उसे जब पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो जुन कहने लगता है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो, तुम्हें पता नहीं है कि उससे प्यार करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। सॉन्ग कहने लगती है कि मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ पर फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं या फिर लोग क्या सोचते हैं। वही सीचेन की चोट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी असिस्टेंट जाकर उसे बताता है कि वो कसिनो में है। सीचेन तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है। जुन सॉन्ग को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि सीचेन वहाँ पहुँच चुका है। सीचेन असिस्टेंट से कहता है कि मैं अकेले अंदर जाऊँगा और अंदर चला जाता है और जून से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जून कहता है कि इसके पास मेरे 900 मिलियन हैं। तो सीचेन उसे लू फैमिली की स्टैम्प दे देता है, जिससे जून सॉन्ग के भाई को छोड़ देता है। तो उसका भाई कहने लगता है कि मेरी सिस्टर को भी छोड़ दो। सीचेन उससे पूछने लगता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो जून कहता है कि क्यों तुम्हें नहीं पता
फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सीचेन और जुन पहली बार मिले थे और उसके अंकल ने उन्हें ब्रदर कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था। सीचेन जुन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा था और उसके साथ भी खेल रहा था। तभी उसकी आंटी आती है और जुन और सुचेन को अलग अलग कर देती है। प्रेजेंट में जुन सॉन्ग के सर पर बंदूक तान देता है। सॉन्ग उससे कहने लगती है कि इसमें बुलेट नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। पर सीचेन उसे अकेला नहीं छोड़ता और बंदूक की नोक पर खुद को रख लेता है। तो जुन कहता है कि क्या होगा इसका अगर तुम मर जाओगे। तो सीचेन कहता है कि कुछ नहीं, क्योंकि ये मुझसे प्यार नहीं करती है। तभी ट्रिगर चलती है पर बंदूक में गोली नहीं होती। सॉन्ग एकदम से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। सीचेन तुरंत जाकर उसे देखता है। जुन उससे कहता है कि मैंने अपनी बेटी की बजाय इसे सेव कर लिया और वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट सीचेन से पूछता है कि क्या हमें इसे पकड़ना है, तो सीचेन मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में सीचेन हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सॉन्ग के पास आकर बताते हैं कि उसे ब्लड की ज़रूरत है, तो आप ब्लड सर्टिफिकेट ले आओ। सॉन्ग सीचेन के स्टडी रूम में ब्लड सर्टिफिकेट देख रही थी। तभी उसे अपना और सीचेन का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सीचेन के पास बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। सीचेन पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। सॉन्ग उसे कहने लगती है कि चलो हम दोबारा शादी कर लेते हैं। सीचेन ठानने लगता है कि अभी नहीं, पहले तुम अच्छे से सोच लो। सॉन्ग कहने लगती है कि मैंने अच्छे से सोच लिया है, अब हम शादी कर लेते हैं। सीचेन कहता है कि अभी तो मुझे 2 दिन और रुकना है यहाँ पर। तो वो कहती है कि नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें बोल दिया है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, हम कल ही जाकर शादी कर लेंगे। सीचेन और असिस्टेंट आपस में बातें कर रहे थे कि क्या कोई नकली सिविल कोर्ट फिर से अरेंजमेंट हो सकता है। तो असिस्टेंट कहता है कि वो तो हमने कब का बंद करवा दिया। तभी आगे से सॉन्ग आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम लोग इतनी लेट क्यों आ रहे हो, जल्दी करो, सिविल ब्यूरो बंद होने वाला है। तभी असिस्टेंट के पेट में दर्द होने लगता है। तो सॉन्ग कहने लगती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें फिर से अपेंडिक्स का दर्द हो रहा होगा, तुम्हें कितनी बार अपेंडिक्स होता है। तो सीचेन कहने लगता है कि अब हम इसका अच्छे से इलाज करवा लेंगे और असिस्टेंट को वहाँ से ले जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में सॉन्ग अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट ले लेती है और असिस्टेंट सीचेन से पूछता है कि आप मेरा जानबूझकर ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। तो सीचेन कहता है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी दे दूँगा। वो कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो सैलरी का क्या करूंगा। तो सीचेन कहता है कि मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगा, तुम टेंशन मत करो। तभी वहाँ पर सॉन्ग आती है और उससे कहती है कि जाओ, तुम्हारी सर्जरी है। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग सीचेन के पास बैठती है और सीचेन से कहने लगती है कि तुम्हारे असिस्टेंट का तो बहुत ज़्यादा खतरनाक अपेंडिक्स चल रहा है ना, मुझे सब पता है। सीचेन भी मुस्कुराने लगता है और सॉन्ग भी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि चलो तुम्हारे असिस्टेंट को बचाते हैं। जिसके बाद जुन ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। सॉन्ग सीचेन से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। तो सीचेन सोचते हुए कहता है कि वह सैनसेन को घर दिलवाना चाहता था और उसकी लाइफ को सिक्योर करना चाहता था, इस वजह से उसने ये सब किया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि बंदूक में गोली नहीं थी। सॉन्ग उसे बताती है कि जुन मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था, लेकिन जैसे ही तुम आने लगे वैसे ही उसने मुझे चेयर पर बांध दिया और नकली चोट भी लगा दी। तो मुझे पता था कि वो मुझे मारना नहीं चाहता। सच में तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। सीचेन अपने बचपन की मेमोरीज याद करने लगता है जिसमें वो जुन के साथ खेल रहा था। जिसके बाद सीचेन सॉन्ग को लू हाउस लेकर जाता है, जहाँ पर आंटी और यान भी उससे माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद आंटी दोनों को साथ होने का प्लान बताने लगती है। नेक्स्ट सीन में सीचेन और सॉन्ग सो रहे थे। तभी सॉन्ग उठती है और वहाँ से जाने लगती है। तो सीचेन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और कहता है कि अभी टाइम कितना हुआ है। सॉन्ग कहती है कि मुझे कंपनी जाना है, वैसे भी तुम्हारा भाई अभी जेल में है तो मुझे ही कंपनी देखनी होगी। सीचेन कहने लगता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा ना, तुम क्यों काम कर रही हो। तो सॉन्ग कहने लगती है कि कभी ना कभी तो तुम मुझे सपोर्ट करना बंद करोगे ना, तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। सीचेन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ऐसा तभी हो सकता है जब मैं अपने बच्चों को संभालने लग जाऊँगा। सॉन्ग कहती है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं। तो सीचेन उससे रोमांटिक होते हुए कहने लगता है कि हाँ, वो भी हो जाएंगे अगर तुम चाहो। और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।